हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फिर से एक नया अध्याय जिसका नाम है न्यायपालिका। यूँ तो सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्हें हम बारी बारी से समझ चुके हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थापिका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है और इसकी महत्वता का कारण क्या है। ये कानून बनाने का कार्य करती है। तो जहाँ व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, जो जीवन में व्यक्ति के जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, जिस परिप्रेक्ष्य में मनुष्य जीवन यापन करता है, उस परिप्रेक्ष्य में मानव की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान हेतु कानून का निर्माण किया जाता है। तो ये कानून हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनकी महत्वता इस वजह से भी और अधिक हो जाती है कि मनुष्य एक शांति प्रिय नागरिक बनना चाहता है और वो शांति प्रिय नागरिक बनते समय अपने जीवन यापन में कहीं भी व्यवधान या बाधा को नहीं देखना चाहता। तो वो बाधा उत्पन्न ही ना हो, इसी वजह से कानूनों का निर्माण किया जाता है। जब व्यवस्थापिका ने कानून बना लिए तो वो केवल पेपर वर्क होता है, केवल कागजी कार्यवाही है और उसको वास्तविक रूप में परिणत करने हेतु सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका उपस्थित है। और ये व्यवस्थापिका का जो कार्य हल्का करने के लिए कार्यपालिका उपस्थित होती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए समस्त कानूनों को कार्य रूप देने के लिए सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण भाग कार्यपालिका अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है। तो राष्ट्रपति से लेकर समस्त जो पदाधिकारी हैं, जिनका संबंध राजकीय कार्यों से होता है, प्रशासनिक कार्यों से होता है, जिनका संबंध व्यवस्था से होता है, वो सारे की सारे चाहे निम्न श्रेणी का पुलिसमैन भी क्यों ना हो, समस्त कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और ये कार्यपालिका के सदस्य जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, उन्हीं को कार्य रूप देने के लिए कार्यरत होते हैं और ये इनका प्रयास रहता है कि वो एज इट इज जैसे सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों का कार्यान्वयन भी उसी प्रकार से एज इट इज तरीके से हो। जहाँ कहीं भी व्यवस्था में कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो कुछ उप नियम बनकर उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत उसी समय कार्यपालिका कर लेती है। यानी कार्यों को पूर्ण रूप से फैलाने का कार्य, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है या सरकार द्वारा बनाई गई योजना का लाभ हमारे भारत के समस्त नागरिक उठा सकें, या जितनी भी योजनाएं हैं जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, उसका प्रभाव प्रत्येक नागरिक पर पड़ना चाहिए, जनता पर पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनके हित के लिए ही बनाए गए हैं। तो कार्यपालिका का ये प्रमुख कार्य रहता है कि वो उन समस्त कार्यों को सही ढंग से कार्यान्वित करती है। जब ये दोनों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अपने कार्यों को पूर्ण सजगता और निष्ठा से पूर्ण करती है, तो जो तीसरा सरकार का महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, तब भी इन पर कड़ी निगरानी रखता है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो मानो कैसा हो जाता है कि एक कमरे में ऑलरेडी अंधेरा है, मानो अंधेरा एक कमरा है और उस कमरे में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा है, लेकिन एक छोटा सा न्याय का दीपक यदि हम वहां जला देते हैं, एक छोटा सा दिया यदि हम उस कमरे में जला देते हैं, तो वो पूरे कमरे को रोशन कर देता है और वो सारी चीजें जो उस रूम में उपस्थित हैं वो हमें दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और वही कार्य है न्यायपालिका का, कि न्यायपालिका इस सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न्याय के दीपक के रूप में है, जो एक अंधेरे कमरे में अपनी रोशनी से अपनी निष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक हित का कार्य करता है। तो न्यायपालिका का जब संबंध हम देखते हैं सामान्य रूप से,
तो मुख्य रूप से दो चीज़ें हमारे अंदर दिमाग में आती हैं, जहन में, कि वो दो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें समाविष्ट होती हैं न्यायपालिका में। पहला है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा है संविधान। कि संविधान के अनुसार ही समस्त कार्यवाहियां होती हैं। और दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय की, कि सर्वोच्च न्यायालय का न्याय को कभी भी कहीं भी कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। तो ये हमारी न्यायपालिका के मुख्य आधार हैं जिसके अनुसार समस्त कार्यवाहियों को पूर्ण किया जाता है। तो ये मैंने आपको सामान्य जानकारी दी कि न्यायपालिका क्या है, सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। कोटेशन के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि लॉर्ड ब्राइस ने न्यायपालिका को किस रूप में समझाया है कि सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें न्यायिक कार्य निस्संदेह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सीधा नागरिकों के साथ होता है। तो लॉर्ड ब्राइस ने समझाया कि नागरिकों के साथ सीधा संबंध होने की वजह से ये दूसरे जो अंग है सरकार के उनसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके व राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जा सके, जहां समस्याओं का समाधान दिया जा सके, सरकार के उसी अंग को न्यायपालिका कहा जाता है। कि जो शासन शक्तियां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्यों के पास हैं, उन शक्तियों का कहीं वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसी कोई शासन शक्ति उनके हाथ तो नहीं लगी जिसका फायदा उठाकर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग कर रहे हों। तो ऐसे समय में न्यायपालिका पूर्ण रूप से हमारी संरक्षक और व्याख्याकर्ता के रूप में उपस्थित होती है, देखती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्य सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कि जो कानून बनाए गए हैं, जिन कानूनों को कार्यान्वित किया गया है, और यदि कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से उन कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य करती है। तो ये जो व्यवस्था है वही न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। इसके महत्व को हम समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का न्यायपालिका। तो उसे भी एक कोटेशन के माध्यम से समझाया गया है हमारे राजनेताओं ने, और कहा है कि यदि न्याय का दीपक अंधेरे कमरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना भयानक होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कि जैसा भी मैंने उदाहरण के रूप में आपको समझाया था कि एक अंधेरा कमरा है जिसमें हमेशा हमेशा से अंधेरा रहता है, यानी डायरेक्ट हवा और डायरेक्ट लाइट, जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश, और जो ईश्वर प्रदत्त हवा, वायुदायिनी जीवन रक्षण करने वाली वायु भी उसमें प्रविष्ट नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी अंधेरा है। और उसमें एक छोटा सा दिया जलता है जो न्याय का दिया है, और यदि उसे भी बुझा दिया जाए तो क्या होगा? वो कमरा अंधेरे का भयानक रूप होगा। तो यदि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करती है तो वह भी इसी प्रकार के अंधेरे के समान होगा। न्यायपालिका के महत्व को समझने के लिए कुछ बातें मौजूद है, और इससे का महत्व क्यों ज़्यादा है सरकार के अन्य दो अंगों से, उसे हम पढ़ते हैं। तो महत्व नंबर 1 ये कहता है कि न्यायपालिका मर्यादित शक्तियों वाला शासन है। हमको ज्ञात है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति से लेकर निम्न पुलिस मैन तक जितने भी कार्य हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सभी कुछ संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं, और उन संविधान में की शक्तियों में मर्यादाओं को निश्चित किया गया है कि कौन व्यक्ति कितनी सीमा तक किस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो ये मर्यादा कौन निश्चित करता है? न्यायपालिका। इसलिए शासन कैसा होना चाहिए? सदैव मर्यादित होना चाहिए, तभी वो न्यायपालिका का सही ढंग से कार्य कर रहा है। दूसरी बात हम कहते हैं
कि न्यायपालिका का महत्व लोकतंत्र में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, तभी उसकी महत्वता बनी रहती है। कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन किया जाता है। यदि ये निष्पक्ष ना हो तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। जनता का विश्वास न्याय पे से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा, जो बहुत ही भयानक स्थिति को बताता है कि न्याय पे से हटना, विश्वास हटना, वो बहुत ही गलत साबित होता है। तो न्याय हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र में उसका विश्वास और महत्वता बनी रहेगी। तीसरे इसकी महत्वता का कारण है कि तीव्र गति व सर्वसुलभ। यदि न्याय तीव्र गति से अपने कार्यों को सुलटाता जाता है और सबके लिए सर्वसुलभ होता है तो वो न्याय श्रेष्ठकर होता है। ऐसे न्याय का क्या अर्थ है कि मुकदमा आज हुआ है और मुकदमा लंबे समय तक चलता चला जा रहा है। वो व्यक्ति जिसने मुकदमा किया था उसे मरे हुए 10 या 20 वर्ष हो गए हैं और मुकदमे का निर्णय अब आ रहा है, क्योंकि जब न्याय महत्वता खो चुका है तब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और सर्वसुलभ यानी कि ऐसा ना हो कि न्याय केवल अमीरों की पहुंच तक पहुंचे, सामान्य लोग भी उसको अपनी पकड़ में ले सके, एक निष्पक्ष न्याय की गुहार कर सके, तभी न्यायपालिका का महत्व अधिक हो जाता है। चौथा बात है मिथ्या धारणा व भ्रम नहीं, कि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। कभी भी कोई मिथ्या की कंफ्यूजन की स्थिति में न्याय को नहीं छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि जनता के समक्ष भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि किस चीज को माने और किस चीज को नहीं माने, कि जो भी निर्णय दिए गए हैं वो सटीक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, तभी जनता के सामने वो मिथ्या धारणा नहीं बनेगी और ना ही भ्रम की स्थिति लोगों में उत्पन्न होगी। और अंतिम महत्व की बात है कि मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं। हम जानते हैं कि हमें हमारे राष्ट्र की सरकार ने मौलिक अधिकारों के रूप में बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए हुए हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को पा सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ईश्वर ने सभी को बल और बुद्धि दी है। जो व्यक्ति जितने बल और बुद्धि का संतुलनकारी जीवन व्यतीत करता है, वही व्यक्ति क्या है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों में यदि हस्तक्षेप होता है किसी के द्वारा, तो न्यायपालिका तुरंत उस समस्या का समाधान करती है कि सरकार के द्वारा भी मौलिक अधिकारों में कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कहीं व्यवस्थापिका किसी नए कानून में ऐसे प्रश्न को तो नहीं डाल रही जो मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ कर रहा हो। तो ये न्यायपालिका हमेशा से इस बात का ध्यान रखती है कि मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं हो और पुराने जो कानून बनाए हैं उनके अंदर भी कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये है इसकी महत्व का कारण। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण भाग न्यायपालिका होता है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो आज हम न्यायपालिका के कार्यों को पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कर देते हैं न्यायपालिका के कार्य। तो क्या क्या कार्य करती है न्यायपालिका? ये वैसे तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया, फिर भी हमें और भी गहराई तक इसमें जाना है। और वो पहला कार्य है अभियोग व विवादों का निपटारा। कि जब कभी भी कोई व्यक्ति ये देखता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में कष्ट पहुंचा रहा है किसी भी वजह से, या उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन जीने का ढंग अलग होता है। अलग ढंग से प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जीता है और उस जीवन में यदि कोई तकलीफें उत्पन्न होती है तो ऐसा व्यक्ति उससे समस्या उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होता है,
तो ऐसे विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, चाहे से वो कोई सा भी समस्या हो, कोई सा भी विवाद हो और कोई सा भी जो वहाँ पर अभियोग चलाया जा रहा है उस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना न्यायपालिका का प्रमुख कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका इन विवादों की पूर्ण सुनवाई के बाद न्याय करती है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत। जिस पर अभियोग चलाया जाता है, यदि वो निष्पक्ष या निर्दोष है तो न्यायपालिका उसे निर्दोष साबित करती है, और यदि जिसने अभियोग चलाया है वो निष्पक्ष और निर्दोष है तो न्यायपालिका उसे भी बरी कर देती है। इस प्रकार विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से न्यायपालिका सुलझाती है। अगला है कानूनों की व्याख्या करना। हमें ज्ञात है कि हमारा संविधान एक विस्तृत और बड़ा संविधान है। इतनी मोटी किताब है हमारे संविधान की। तो उस संविधान की जो भाषावली होती है वो बहुत ही अधिक जटिल और क्लिष्ट होती है, और उनमें जो लिखे गए कानून होते हैं उन्हें समझना भी एक बहुत ही बड़ी दुविधा का विषय वो बन जाता है। तो कानून की जटिलताओं को समझना या कानून की व्याख्या करना भी प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसलिए न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करता है कि जब कभी कोई कानून हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और हम उसको समझने में असमर्थ रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस कानून की व्याख्या करके जो भी अर्थ बताया जाता है उसे ही सर्वमान्य माना जाता है। कानूनों की व्याख्या की जब हम बात करते हैं तो राजनेताओं का कहना है कि कई बार व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की भाषा इतनी अधिक जटिल व अस्पष्ट होती है जो आम आदमी की समझ से बाहर होती है। ऐसे विवाद जिससे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अतः न्यायपालिका उन कानूनों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है और विवादित मामले को सही अर्थ में सुलझाती है। तो हम देखते हैं कि जटिल भाषाओं के कारण भी क्या होता है, जटिल भाषा भी एक कारण बन सकती है विवादों का। तो न्यायपालिका इस बात को देखती है कि स्पष्ट और उसकी कानूनों की व्याख्या करना जो न्यायपालिका कहती है उसी को माना जाता है। अगला कार्य है व्यक्ति स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा। कि व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार से व्यवधान पड़ते हैं। पहला व्यवधान वो होता है जब एक व्यक्ति ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, और दूसरा व्यवधान ये होता है कि जब राज्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि दोनों ही चीज़ों में व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, यानी नागरिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राज्य भी नागरिक ने बनाया है, सरकार भी नागरिक ने बनाई है और न्यायपालिका के कार्यकर्ता भी नागरिकों द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप में तय हुए हैं। तो ये सब में व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, और उस व्यक्ति के अधिकारों में या स्वतंत्रता में कहीं भी कोई कष्ट महसूस होता है तो न्यायपालिका उसके अधिकारों की रक्षा करती है। कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यदि कहीं हनन आ रहा है व्यक्ति के द्वारा या राज्य के द्वारा, तो उनके अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में दो तरफ की बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1 अन्य व्यक्तियों द्वारा और नंबर 2 राज्य द्वारा। न्याय विभाग इन दोनों ही प्रकार की बाधाओं को दूर कर व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। ये अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका प्रतिबद्ध होती है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून व्यक्ति के लिए बनाए गए मौलिक अधिकारों पे
जरा सा भी कहीं कोई आँच आती है या किसी प्रकार का हस्तक्षेप उसमें महसूस किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की अहम भूमिका हो जाती है और वो संरक्षक और व्याख्याकर्ता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है।